तो गाइस, हेलो हेलो होशियार बच्चों, कैसे हैं आप? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया करके आप तैयारी करते रहिएगा। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम की आपको बात याद है ना? वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे दिलों में तो हैं यार। अभी भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर आप चाह रहे हो ना कि आपका सिलेक्शन हो जाए या आप बहुत बड़े इंसान बन जाओ, तो भाई पहले उतनी मेहनत तो करके दिखाओ, तभी तो आपका कुछ होगा। तो मेहनत जो होती है ना भाई, वो सेक्रीफाइस है ना। वो कहते हैं ना कि सक्सेस जो है उसे सेक्रीफाइस चाहिए होता है। तो भाई आप सेक्रीफिकेशन दीजिए, अपना मेहनत कीजिए। चीज़ें ख़तरनाक होती है, कड़वी होती है, मिठास भरी भी होती हैं, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी बड़े एग्ज़ाम की, तो भाई आपको निरंतर बने रहना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ना चाह कर के भी आप पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने आज से पहले पढ़ रखी हो तो पढ़ रखी हो, रटी हो तो रटी हो। लेकिन मैं तो भाई ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी चीज़ें समझ में आए, आप चीज़ों को समझें, आसान भाषा में समझें और अच्छे से उसको याद कर लें। समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अंडरस्टैंड, जब एक बार हो गई चीज़ तो भाई फिर आप तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं फिजिक्स को, केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल ऐसे दिखाता हूँ हाथ पर कि भाई ये है फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ टफ नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, रिकमेंड कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, क्योंकि उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई तैयारी कर रहे हो तो आप दिल से तैयारी करो, वरना तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार 100% लगा कर तो देखो अपना, देखो कितनी एफिशिएंसी आती है भाई। जैसे कि मैं भी अपनी बात बताऊं, मैंने भी लोको पायलट क्वालिफाई कर दिया, फाइनल मेरिट से बाहर हो गया, पता नहीं कैसे, वो मुझे नहीं पता। मैं अजमेर जोन में था 2018 की वैकेंसी में। मैंने CBT 1 CBT 2 और साइको सब बेहतरीन मार्क्स के साथ निकाल दिया, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। खैर जो भी है, सब अच्छे के लिए होता। तो भाई मैंने भी एग्ज़ाम फेस किए, तो मुझे पता है क्वेश्चन गलत नहीं होता अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। पता क्या होता है एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में ये होता है कि भाई आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो जिन लोगों को एग्ज़ाम देने की आदत हो जाती है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो वो तो भाई निश्चिंत बैठ रहते हैं। और दिमाग, उन लोगों का दिमाग बहुत चलता, उन लोगों का दिमाग बहुत चलता, शांत बैठ रहते हैं, दिमाग चलाते हैं। लेकिन जो नए नए बंदे होते हैं, न्यू बॉर्न, वो हड़बड़ाते हैं, घबराते हैं, और उस टाइम पर आकर उनका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि यार घबराना नहीं है। आपको एग्ज़ाम देने से पहले हज़ारों प्रैक्टिस सेट लगा दो, जहाँ से जो भी मिले लगा दो। जैसे कि मैंने ल्यूसेंट स्टार्ट कर दी, मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी ऐसा एक्सप्लेन करता होगा। देखो, सबको अपना दिमाग अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी ये बोल रहा हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन सब अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे बेहतर ही पढ़ाते हैं। लेकिन जो मेरा तरीका है, जैसे कि मैं चारों ऑप्शनों को समझाने लगा या कुछ और अलग से उसमें अपडेट करके बताने लगा, हो सकता है बहुत सारे बताते हो ना भी बताते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि आपका भला हो जाए जब आप तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो न्यू बॉर्न होते हैं ना, घबरा जाते हैं, कान गर्म हो जाते हैं, भाई पता लगा उनका माइंड ब्लैंक। तो ऐसा नहीं होने देना है। इससे बचने के लिए आपको बस ये करना होगा कि आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाइए, लगातार टेस्ट दीजिए, और जो आपके साथी हैं, सीनियर्स हैं, उनसे कहो कि भाई मुझसे क्वेश्चन पुट ऑफ करो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से या पूरी साइंस के अंदर से। जब वो आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको पता लगेगा कि अच्छा है क्या मेरे अंदर, मुझसे क्या पूछ रहे हैं ये, और मुझसे आता कितना है। तो आप ना ये मैं बहुत महान और मैं तो सब कुछ कर लूँगा, तो भाई उस चक्कर में आप किसी से ना पूछ रहे हो या फिर वो आपसे ना पूछ रहा हो, तो भाई ये गलत है। आप अपने इस तरह की एक्टिविटी को दूर रखें अपने आप से, ठीक है। आज मैं जो बढ़ा रहा हूँ ओम का नियम। बहुत सारे बच्चों को पता होगा और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना भी पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम का नियम क्या है? ओम के नियम की कुछ बेसिक, जिसको बोलते हैं ना कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, वैसे ही इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, शर्त है। अगर इसकी शर्त नहीं मानी आपने तो फिर वो ये कहता है कि फिर मेरा नियम रख लो, रख लो, इसे रख लो अपने पास, मेरा कोई नियम नहीं है। अगर आप मेरी शर्तें नहीं मान रहे तो भाड़ में जाओ, मेरा कोई नियम नहीं लग रहा। तो इसकी शर्त है। इसकी पहली शर्त ये है, पहली शर्त क्या है, इसको इंग्लिश में भी लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले बात ये है कि फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। पहली और लास्ट यही है इसकी, फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज। अब फिजिकल कंडीशन कौन सी होती है ये समझ लो। फिजिकल कंडीशन आप लोगों को बहुतों को पता भी है और हो सकता है बहुतों को ना पता हो। बहुतों को हो सकता है कि भाई आपने, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं नया कुछ पता लग गया हो। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है भौतिक अवस्थाएं
जो बाहर से दिख रहा है, जो उसका सब कुछ, जैसे कि उसका आपको उसकी आकृति दिख रही है, उसकी शेप दिख रही है, ये भौतिक अवस्था हो गई। उसका आपने छू के देख लिया तापमान कितना, ये इसकी भौतिक अवस्था हो गई। उसका आयतन कितना, ये भौतिक अवस्था हो गई। उसकी डेंसिटी कितनी, ये भौतिक अवस्था हो गई। उसका वजन कितना, ये भौतिक अवस्था हो गई। तो ये नहीं बदलनी है, आपको फिक्स रखनी है। तो उसने यही कहा व्हेन फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो, पहली बात तो ये। अब मैं फिजिकल कंडीशन में जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास, और बहुत सारे मैंने ETC लिख दिया, एटसेट्रा। अब आगे को बताता हूँ। ये इसकी कुछ शर्त थी। शर्त क्या थी? फिजिकल कंडीशन ना बदले, और वो फिजिकल कंडीशन बहुत सारी है, मैंने आपको बता दी, ये नहीं बदले। मतलब जैसा आप तार ले रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही तार हो, वायर वैसा ही हो, कोई बदलाव ना हो। ठीक है भाई। तब इसने क्या कहा? इसने ये कहा, इसका नियम क्या है ना, लॉ क्या है इसका, लॉ पढ़ लो। व्हेन द फिजिकल कंडीशन, व्हेन द फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्थाएं ऑफ द वायर, does not change, when the physical condition of the wire does not change, जब हमने उसकी भौतिक अवस्थाओं के साथ जैसा दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है, कोई छेड़खानी नहीं की, कुछ भी उंगली नहीं की हमने। when the physical condition of the wire does not change, ये तो हमने नहीं की, लेकिन भाई साहब ने पहले ही बोल दिया कि ये नहीं बदलना चाहिए। देन तब उस केस में जो करंट फ्लो करती है सिस्टम के अंदर, किसके अंदर? करंट फ्लो करती है वायर के अंदर। अब वायर के अंदर ऐसा तो है नहीं खुद ब खुद करंट फ्लो करने लगे। क्या ऐसा होता है कि खुद ब खुद करंट फ्लो करने लगेगी? नहीं भाई, नहीं चच्चा, नहीं, ऐसा नहीं होता सर जी। करंट फ्लो होने के लिए ये जरूरी है कि वायर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपसे कह रहा हूं एक बाल्टी ये भरी हुई है और एक बाल्टी ये भरी हुई है, दोनों भरी हुई है, दोनों में पाइप लगा दो, तो क्या पानी इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बाल्टी को खाली कर दिया जाए, तब उस बाल्टी में से दूसरी बाल्टी में पानी जरूर जाएगा। तो ये हो गया, पानी का फ्लो तब आया जब पोटेंशियल डिफरेंस बना, और जब पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं तब फ्लो नहीं आएगा। तो मैं वही कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो तब आएगा जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज लगाऊंगा। तो उन्होंने यही कहा, व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वायर डज नॉट चेंज, देन करंट, मैं कलर चेंज कर लूं यार करंट के साथ साथ, मजा तभी आएगा भाई। देन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इन द वायर, कुछ भी कह दो, इन द सर्किट या इन द वायर। अब वायर मेटल का, इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेलिंग सही कर लेना प्रोपोर्शनल की, मैं सही कर लिख देता हूं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेलिंग सही लग रही है, हाँ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, हमने लगाया ना, ये हमने लगाया अप्लाइड अक्रॉस द वायर, अक्रॉस, इसकी स्पेलिंग सही करो यार, अक्रॉस द वायर। बात समझ में आ गई? उन्होंने कहा व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वायर डज नॉट चेंज, देन करंट फ्लोइंग इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर। आपके पास ये वायर थी, इसके अंदर करंट की बात कर रहे हो, तो आपने इसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट जो है, इसके अंदर प्लस से जाती है, करंट माइनस की तरफ को आती है।
तो इसके अंदर जो करंट निकल के जा रही है वो डिपेंड कर रही है ना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा आपने देखा होगा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतनी तेज करंट निकल के जाती है। आप कहते हैं ना वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा है तब करंट भी बहुत तेज चलती है। तो भाई करंट का जो फ्लो है ओवरऑल डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। तो करंट डिपेंड कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस पे या फिर पोटेंशियल पर। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, आगे ले लेते नेक्स्ट पेज। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट आया था जिसको बोलते हैं आर, वो आई अपनी जगह रहता। ये आर जो कांस्टेंट है ये मटेरियल का है। आर इट इज या फिर इट इज नोन एज, यहां से लिख दो, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एक बात बताओ आप खुद सोच करके, करंट फ्लो हो रही है लेकिन करंट फ्लो होगी, अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो डिसाइड करवाएगा ना कि तो कितनी फ्लो होगी करंट। भाई टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन तो हमने फिक्स कर दी, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी डिसाइड करेगा ना, वो भी एक फैक्टर बन जाएगा ना कि करंट का फ्लो होना कितना है, करंट कितनी फ्लो होगी कितनी नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर। आर क्या है ये? इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये मटेरियल का है। अब मटेरियल का वो रेजिस्टेंस है, इसको आप सही करके लिखते हो V इज इक्वल टू आई आर। जब यहां से आप R की वैल्यू निकालते हो तो ये होता है V अपॉन आई। एक्चुअल में V इज इक्वल टू आई आर या V इज इक्वल टू आई आर, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मैं आगे दिखा देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। V इज इक्वल टू आई आर को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं V को X एक्सिस पर ले लूं और I को मैं Y एक्सिस पर ले लूं, देखो इस तरह से V को मैंने क्या किया, X एक्सिस पर ले लिया, ये B है बोल्ट में, V जो है ये काय में है, बोल्ट में, और करंट को मैंने ले लिया Y एक्सिस पर, ये किस में है, एम्पियर में। तब मेरे हिसाब से देखो भाई, आप X और Y के बीच में सीधे प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इसका मतलब ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जहां पर Y इज इक्वल टू, या इसको आप ऐसे करो यार, पूरा तमीज के साथ दिखा दो। हम जो ले रहे हैं V को, इसको ले लो Y एक्सिस पर, ताकि एक सही करके दिखाई दे। ये Y एक्सिस पर हो गया और I जो है ये X एक्सिस पर हो गया। V Y एक्सिस पर और I X एक्सिस पर, तो ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूं, बस यहाँ लिख दो ये X एक्सिस हो गया और ये Y एक्सिस हो गया। ठीक है भाई, तब आपने ऐसा कर लिया तो ये क्या हो गया, Y इज इक्वल टू एक तरह से mx हो गया, जो लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन, या फिर ये कहो लाइन का इक्वेशन है। Y इज इक्वल टू mx, जहाँ पर m जो है वो बताता स्लोप को। किसको बताता? स्लोप। किसकी स्लोप? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आगे की बात आ गई। ठीक है भाई, जब इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। किसी भी पॉइंट पर जब x और y का रेशियो लोगे तो वो फिक्स आएगा। इस स्लोप का यही तो मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट पर जब आप x और y का रेशियो लोगे तो वो हमेशा फिक्स आएगा। x और y का रेशियो क्या आएगा, हमेशा फिक्स आएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर, इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर, कलर दूसरा लो, इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जब आप r की वैल्यू निकालोगे तो उस पॉइंट पर देख लो, उस पॉइंट पर देख लो भाई, क्या जब भी आपको r निकालना हो तो उस पॉइंट पर देख लो v कितना है अपॉन उस पॉइंट पर देख लो करंट कितना, तो उस पॉइंट का आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। अगर ये मेरे पास a पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, और तीनों ही पॉइंटों पे मैंने अगर अलग अलग रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है तो R इज इक्वल टू आ जाएगा। अगर A पॉइंट की बात करूंगा तो भाई यहाँ के हिसाब से जो करंट आई, वोल्टेज आया VA अपॉन IA, वो देख लो बराबर होगा हमेशा B पॉइंट पर जो आया, तो यहाँ पर VB अपॉन IB। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपको। VC अपॉन IC ये बराबर होगी VD अपॉन ID के। तो जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेशन चाहिए उस पॉइंट पर आप वोल्टेज देख लो, करंट देख लो, उन दोनों का रेशियो हमेशा रेजिस्टेंस देगा, फिक्स होगा। वो रेशियो क्या होगा, आप ऐसे देखें कि वो रेशियो फिक्स होगा, और उस फिक्स वैल्यू को आप क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वो वायर का रेजिस्टेंस होगा गाइस। तो ये है, और ये स्लोप भी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्लोप। देखो y जो है वो v के लिए आ गया, करंट जो है वो x के लिए आ गया, तो बचा हुआ जो है वो स्लोप है। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। खैर ये अलग बात है, आपने ऐसे समझ लिया, ये भी अच्छी बात है। जब भी कभी आ जाए
कि भाई ये किसके नियम को रिप्रेजेंट करता, तो ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता। अब अगर इसमें टेम्परेचर बदल दिया जाए तो भाई रेजिस्टेंस भी बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रेजिस्टेंस भी बदल जाता है। आपने देखा होगा एक इक्वेशन आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, भाई ये वही था, रेजिस्टेंस ही है, टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस और 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर बदलने से, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से रेजिस्टेंस भी घटता है। जितना कम टेम्परेचर करता चले जाओगे आप बॉडी का या फिर उस पर्टिकुलर वायर का, जितना कम टेम्परेचर रखोगे उसके अंदर उतना ही कम रेजिस्टेंस होता चला जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटता चला जाएगा। आपने इतना टेम्परेचर घटा दिया, इतने निगेटिव में ले गए कि उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। क्या रेजिस्टेंस क्या हो गया? एक स्पेशल केस बता रहा हूं आपको, एक अलग नॉलेज। when resistance of the conductor become zero टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो गया, तब उस केस में then this conductor now this conductor now is known as कौन सा कंडक्टर? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर होते ही वो हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, किसी तरह की कोई रेजिस्टिविटी नहीं होती, बस करंट जितना था उतना का उतना फ्लो कर जा रहा है। तो ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लें। और जो मैंने शुरू में बताया था लेक्चर शुरू होने से पहले, उस बात को समझे भाई, आपको मेहनत करनी है, इसे समझना पूरे को अच्छे से। नहीं आया समझ में दूसरी बार देखना, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई, वहाँ पे मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। लेकिन करना आपको है, मेहनत कीजिएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत काम की वीडियो भाई, इसको उतार लें ज़रूर।